Hi everyone, this is the fifth video in the series on derivatives. पिछले सेशन में हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस को भी समझा था. In this session, we will be focusing on different types of futures contract. So without wasting any further time, let's start with the topic. So what are those different types of futures contract? First is currency futures, commodity futures, equity index futures, and finally your interest rate futures. आप बोलेंगे ये तो एग्जैक्ट सेम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हमने फॉरवर्ड में भी डिस्कस करे थे. एंड आई विल से येस, बिकॉज अंडरलाइंग एसेट चाहे कुछ भी हो उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है, उसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है. कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, बट देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्पेसिफिकली और भी ट्रेड होते हैं. कौन कौन से हैं? एक है आपका विक्स फ्यूचर्स and there are other special type. VIX future stands for volatility index. VIX stands for volatility index. उस पे जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नोन एज विक्स फ्यूचर्स. इसको एकदम डिस्कस करेंगे कि विक्स क्या होता है इन एन एग्जाम्पल लेटर इन द सेशन. नाउ स्पेशल टाइप्स में मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पर और भी तरह के होते हैं. आपके पास वेदर फ्यूचर्स भी हैं, फ्रेट फ्यूचर्स भी हैं. ठीक है. नाउ इन सारे एग्जाम्पल्स को, सारे तरह के टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को हम अभी कुछ देर में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम फर्म हो जाएगी. पर उससे पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट और आपको बताना चाहता हूँ. So the first one is different types of people who take position using derivative contract. First one is hedger, then you have speculator, and then finally you have arbitrager. अब हेजर कौन होता है? हेजर वो है जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करता है टू हेज इट्स पोजीशन. अब आप बोलेंगे ये किस तरह की डेफिनेशन हुई, तो लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू. हमने पिछले सेशंस में एक एग्जांपल लिया था जहाँ पर एक बेकरी है जिसके पास ऑर्डर आता है टू डिलीवर केक्स इन द फ्यूचर. बेकरी इज़ अफ्रेड ऑफ व्हीट फ्लावर प्राइस राइजिंग. तो मैंने उस समय बोला था कि बेकरी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी लॉन्ग व्हीट फ्लावर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि उसको डर है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी. तो ऐसे लोग जो कि अपने किसी पोजीशन को हेज करने के लिए, मतलब कि अगर उनको कोई रिस्क लगता है उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज हेजर. देन कम स्पेक्यूलेटर. स्पेक्यूलेटर आर दोज पीपल जिनके पास एक प्राइस एक्सपेक्टेशन होती है कि जो अंडरलाइंग एसेट है वो या तो ऊपर जाएगा और या तो नीचे जाएगा, एंड उस प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए दे एंटर इनटू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. दोज काइंड ऑफ पीपल आर नोन एज स्पेक्यूलेटर. एंड देन फाइनली यू हैव आर्बिट्राजर. फॉर नाउ आई विल नॉट डिस्कस व्हाट एन आर्बिट्राजर इज. फ्यूचर में जो हम सेशन करेंगे प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन का, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में हम समझेंगे. नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज लेवरेज. नाउ लेवरेज का मतलब क्या होता है? कम पैसा देकर एक बड़ी पोजीशन का एक्सपोजर लेना. एक एग्जांपल तो समझते हैं. Reliance shares currently trades at 2000 rupee per share. A has a price expectation that the Reliance share price will go up in the future. So A की expectation है कि Reliance का जो शेयर है वो ऊपर जाएगा. A has 1 लाख रुपी in his bank account. तो आज के दिन में A के पास 1 लाख रुपी पड़े हैं बैंक अकाउंट में. Reliance futures is currently trading at 2000 रुपी. तो मतलब कि फ्यूचर्स की जो प्राइस है वो 2000 है. पर आपको याद होगा फ्यूचर हमेशा लॉट साइज के बेसिस पे ट्रेड होता है. सो लॉट साइज क्या है? 500 शेयर्स. इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 20,000 पर लॉट.
अब यहाँ पर दो सिनेरियो लेते हैं और हम समझते हैं लेवरेज का मतलब क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब आपको ऑप्शन ए में क्या चीज़ है? ऑप्शन ए बोलता है कि क्योंकि ए कोई एक्सपेक्टेशन है दैट द प्राइस ऑफ रिलायंस विल गो अप, तो वो क्या चीज़ करे? ऑप्शन ए बोलता है कि आज ही चला जा मार्केट में और रिलायंस के शेयर्स बाय कर ले, देन होल्ड इट जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद प्राइस बढ़ने, 3 महीने के लिए होल्ड करो एंड देन जाके मार्केट में बेच दो जब प्राइस बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है गो टू द मार्केट एंड बाय रिलायंस टुडे। सो देखते हैं। सो आई हैव 1 लाख रुपी विद मी, 2000 इज द शेयर प्राइस, सो 50 शेयर्स में बाय कर सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी बोलता है कि क्योंकि आपको एक एक्सपोजर लेना है रिलायंस में, तो क्यों ना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके एक्सपोजर ले लो। सो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेके एक्सपोजर लेंगे तो आप यहाँ पर डिटेल पढ़ो। मेरे पास 1 लाख रुपी है, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट पर लॉट कितना है? 20,000 रुपी। इनिशियल मार्जिन क्या है? इनिशियल मार्जिन इज द मिनिमम अमाउंट दैट दैट अ ट्रेडर हैज़ टू प्लेस विद द एक्सचेंज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वो मिनिमम अमाउंट जो कि एक ट्रेडर को प्लेस करना पड़ेगा विद द एक्सचेंज अगर उसको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। सो मैक्सिमम लॉट ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कितना हो सकता है? उसके पास 1 लाख रुपये हैं, 20,000 मेरा एक लॉट का इनिशियल मार्जिन है, तो मैक्सिमम आई कैन बाय 5 लॉट्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर आता हूँ। 1 लॉट ऑफ रिलायंस फ्यूचर इज 500 शेयर्स। मैंने कितने लॉट लिए हैं? 5। एक लॉट में 500 शेयर्स हैं और मैंने 5 लॉट्स लिए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स against which A has an exposure। सो मेरा एक लॉट में 500 शेयर्स हैं, इंटू 5 मैंने लॉट साइज करी तो मैं 2500 शेयर्स का एक्सपोजर ले चुका हूँ। आप समझ रहे हैं? जब एक ने डायरेक्ट जाके मार्केट से 1 लाख रुपी पे 1 लाख रुपी दे के शेयर्स बाय करे, वो सिर्फ 50 शेयर्स बाय कर पा रहा है। एट द सेम टाइम ए जब फ्यूचर्स के थ्रू गया तो वो 2500 शेयर्स पे एक्सपोजर ले पा रहा है विद द एग्जैक्ट सेम अमाउंट। सो दिस इज व्हाट लेवरेज मीन्स। नाउ दिस इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अगर प्राइस ऊपर गई तो आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बहुत प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू योर इफ यू गो एंड एक्चुअली बाय द शेयर्स ऑन द मार्केट। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू आर होल्डिंग टेक्निकली इज हायर इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। बट एट द सेम टाइम इफ द प्राइस फॉल्स, आपका जो लॉस होगा दैट वुड बी मच हायर इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एज कंपेयर टू योर द ऑप्शन ए वेयर यू हैव एक्चुअली गॉन इनटू द मार्केट एंड बॉट द शेयर। ठीक है। सो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने थे, हेजर, आर्बिट्राजर एंड हेजर एंड स्पेक्यूलेटर। सो ये दो टॉपिक आपको समझने थे, हेजर एंड स्पेक्यूलेटर, एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। नाउ coming back to our main topic, which is types of futures contract. So let's start with the examples now. So the first example is an Indian oil refinery has to purchase crude oil after 3 months. Refining margins are sensitive to sudden spikes in global crude prices. Quantity 10,000 barrels and futures contract size is 100 barrels. समझते क्या हो रहा है? अब एक इंडियन ऑयल रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी हैज़ टू परचेज क्रूड ऑयल, तो मतलब कि क्रूड ऑयल उसके लिए रॉ मटेरियल है,
उस क्रूड ऑयल को वो रिफाइन करके फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है. नाउ एनी स्पाइक इन दी ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, उसके मार्जिन को इम्पैक्ट करेगी. दैट इज द प्रॉफिट विच इट कैन अर्न. तो एक बार देखा जाए तो इस सिचुएशन में ऑयल रिफाइनरी कंपनी एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहती है टू हेज इट्स पोजीशन, बिकॉज इसको फियर है प्राइस का. सो इंडियन ऑयल रिफाइनरी जो है एक हेजर हुआ. नाउ क्योंकि इसको ये लगता है द फियर is crude prices may go up. That is his fear, क्योंकि इसको क्रूड ऑयल परचेज करना है. In such a scenario, what is the position that he should take? Long और शॉर्ट? मेरे को डर है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का. एग्जैक्ट सेम लॉजिक. आपको अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने का डर है इन द फ्यूचर, आज ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लो उसको बाय करने का. सो द ऑयल रिफाइनरी विल एंटर इनटू अ लॉन्ग फ्यूचर्स. नाउ आप यहाँ देख रहे हैं क्वांटिटी है 10,000 बैरल्स, मतलब 10,000 बैरल्स की रिक्वायरमेंट है ऑयल रिफाइनरी कंपनी को, और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की साइज है 100 बैरल्स. हाउ मेनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट does the oil refinery has to take to hedge its position? So अगर 10,000 बैरल्स थे एंड एक लॉट में 100 बैरल्स हैं, तो कितने लॉट चाहिए मेरे को? 100 लॉट्स. एक लॉट में 100 बैरल है तो 100 लॉट में 10,000 बैरल्स हो गए. सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल वाज. ठीक है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ कमोडिटी फ्यूचर्स. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. A trader observes an unusually warm winter forecast in India and Asia, reducing heating demand. Coal requirement may go down. Futures contract value is 10 lakh rupee. Trader has 2 lakh money with him. Initial margin requirement for one contract is 20,000. Trader wants to take highest possible exposure. So trader की एक price expectation है. क्या expectation है? कि कोल की जो डिमांड है इन द फ्यूचर विल गो डाउन. अगर कोल की डिमांड इन द फ्यूचर विल गो डाउन, देन उसकी प्राइस विल ऑल्सो गो डाउन. राइट. तो ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन क्या है? कोल प्राइसेस विल फॉल इन द फ्यूचर. और उस प्राइस एक्सपेक्टेशन का फ़ायदा उठाने के लिए वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लिखी हुई है 10 लाख रुपये. ट्रेडर के पास आज के दिन 2 लाख रुपए पड़े हैं. जो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 20,000 एंड द ट्रेडर वांट्स टू टेक द हाईएस्ट पॉसिबल एक्सपोजर. पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट. ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन है प्राइस फ्यूचर में गिर जाएगी. कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अंडरलाइंग की प्राइस फ्यूचर में गिर जाएगी, तो आज के दिन आप क्या करते हो? शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाली, आज ही बेच दे हायर प्राइस पे, आज ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले टू सेल इट एट अ हायर प्राइस. सो मैं एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा. नाउ इट सेज व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपोजर इट कैन टेक. सो मेरे पास इनिशियल मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 20,000. एक लॉट बाय करने के लिए कोल का 20,000 मार्जिन देना पड़ेगा. मेरे पास 2 लाख रुपये बैंक में पड़े हुए हैं. इसका मतलब कि आई कैन मैक्सिमम टेक 10 लॉट्स ऑफ कोल. ठीक है. What is the exposure now? मैंने 10 लॉट्स बाय करे और एक लॉट की वैल्यू इज 10 लाख रुपये. तो मतलब कि मैंने 1 करोड़ के एक्सपोजर ले लिया. सो 2 लाख रुपए यूज़ करके मैंने 1 करोड़ का एक्सपोजर ले लिया. तो प्राइस अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जाएगी तो मेरे को फ़ायदा 1 करोड़ पे निकलेगा. एट द सेम टाइम अगर प्राइस नीचे चली गई, ऊपर चली गई, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से अलग थी, तो मेरे को लॉस भी 1 करोड़ के ऊपर निकलेगा.
Next example. A textile mill wants to stabilize cotton procurement cost for the next season. What position should it take? टेक्सटाइल मिल के लिए रॉ मटेरियल है कॉटन. कॉटन की प्राइसेस वो बोल रहा है कॉस्ट जो है उसको स्टेबलाइज करनी है. स्टेबलाइज कैसे होगी? उसको ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस शायद बढ़ जाए कॉटन की, तो मेरा जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट ऑफ कॉटन है वो बढ़ जाएगा. तो आज के दिन पे वो चाहता है कि अपने कॉटन प्राइसेस को वो हेज कर ले. कैसे हेज करेगा वो? अगर फ्यूचर में आपको एक्सपेक्टेशन है प्राइस ऊपर बढ़ने की, तो आज के दिन टेक्सटाइल मिल जो है वो एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी. कौन सा लॉन्ग है? लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एंटर करती है. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ. अ म्यूचुअल फंड holds a diversified equity portfolio worth 200 crores. The expectation is that the Indian markets may decline in short term. Nifty future level is 20,000 and the lot size is 50. So 200 crores का है. Futures level is 20,000 and the lot size is 50. Now, म्यूचुअल फंड के पास एक इक्विटी पोर्टफोलियो है. ठीक है. उसका डर क्या है? उसका डर ये है कि फ्यूचर में इंडेक्स जो है वो नीचे चला जाएगा. अगर इंडेक्स नीचे चला जाएगा तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी नीचे चली जाएगी. तो एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, एक फियर है यहाँ पर. ठीक है. तो इसको हेज करने के लिए किस तरह की पोजीशन में एंटर करे द म्यूचुअल फंड टू हेज इट्स पोजीशन? अगेन, फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइस गिरने वाली है, आप आज ही शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, तो म्यूचुअल फंड किस में एंटर करेगी? म्यूचुअल फंड एंटर करेगा शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स. आई थिंक अभी तक आप सबको ही बहुत क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन किस तरीके से चलती है. अगर आपको फर्दर ये सॉल्व करना है कि कितने लॉट साइज उसको लेना पड़ेगा टू हेज द ट्रांजैक्शन, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को मेरे को, कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को मेरे को शॉर्ट करना पड़ेगा टू हेज द पोजीशन, तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं. 200 करोड़ इज द टोटल पोर्टफोलियो साइज. 20,000 इज द निफ्टी फ्यूचर का लेवल. आज एक लॉट में 50 आपके पास में that is the contract, that is the lot size. So आप अमाउंट निकाल दीजिए. that would be your 2,000 contracts. मैं आपको एंटर करना पड़ेगा. आई थिंक आई होप इन सबको क्लियर है. सो म्यूचुअल फंड को 2,000 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा टू हेज इट्स पोजीशन. नेक्स्ट एग्जांपल. अ ट्रेडर एक्सपेक्ट्स Infosys to report strong quarterly earnings. Infosys price is 1500 and the lot size is 300. Exposure desired is 36 lakh. क्या हो रहा है? ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन है कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी, मतलब कि इन्फोसिस का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा क्योंकि इट इज़ अ गुड न्यूज़. अब वो चाहता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है तो उससे वो आज ही फायदा उठा ले. उसका डिजायर्ड एक्सपोजर कितना है? 36 लाख रुपीज़. मतलब कि वो 36 लाख रुपीज़ का वो एक्सपोजर चाहता है. फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है. एक्सपेक्टेशन इज दैट द प्राइस विल गो अप. मैं किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूँगा? अगर मेरे को लगता है फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाने वाली, मैं बोलता हूँ आज ही बाय कर ले, आज ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले टू बाय इन्फोसिस इन द फ्यूचर. सो मैं लॉन्ग इन्फोसिस फ्यूचर्स में एंटर करूँगा. मेरा डिजायर्ड एक्सपोजर इज 36 लाख. इन्फोसिस की प्राइस इज 1500 इंटू 300. 1500 क्या है? उसकी प्राइस है, और 300 जो है वो उसकी लॉट साइज है. अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी 36 लाख 4.5 lakh, which would mean 8 contracts. एक कॉन्ट्रैक्ट में 300 शेयर्स हैं. एक शेयर की प्राइस 1500 है,
तो 4.5 लाख क्या हो गया है, 4.5 लाख हो गया मेरा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इसलिए मेरे को 8 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बिकॉज मेरे को 36 लाख का एक्सपोजर चाहिए। ठीक है, फिर आता है अ ड्राई बल्क शिपिंग कंपनी अर्न्स रेवेन्यू लिंक्ड टू ग्लोबल फ्रेट रेट्स। अ स्लो डाउन इन चाइना मे रिड्यूस डिमांड फॉर आयरन ओर एंड कोल शिपमेंट्स। सो ड्राई बल्क शिपिंग कंपनी है जो कि अपना रेवेन्यू अर्न करती है, एक शिपिंग कंपनी है, वो रेवेन्यू अर्न करती है फ्रेट से। फ्रेट क्या है? फ्रेट इज द अमाउंट विच द शिपिंग कंपनी चार्जेस एक गुड, मतलब किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सो फ्रेट इज द चार्ज। वो बोल रहा है कि फ्यूचर में चाइना में आयरन ओर एंड कोल शिपमेंट की डिमांड गिर जाएगी। इसका मतलब कि जो शिपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब फ्रेट रेट गिर जाएगा। तो फ्यूचर में जो शिपिंग कंपनी है उसको ये डर लग रहा है कि फ्रेट रेट गिर जाएंगे। अगेन डर क्या है? दैट द अंडरलाइंग का जो प्राइस है दैट विल फॉल। अगर वो चीज़ का आपको डर है सो आप क्या एंटर करोगे? आप एंटर करोगे शॉर्ट फ्रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इस समय तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कब हम शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, कब हम लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को वापस देखो, एग्जाम्पल आप करो सॉल्व एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है या शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। नाउ द फाइनल एग्जाम्पल फॉर द वीडियो। रवि इज अ कॉलेज स्टूडेंट who invests his saving in the Nifty index through a mutual fund। ठीक है भाई, वो एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है टू टेक द पोजीशन ऑन निफ्टी इंडेक्स। इट इज़ 1 वीक बिफोर द यूनियन बजट। जो बजट अनाउंस होता है फरवरी में, उससे एक हफ्ते पहले की बात है। न्यूज़ चैनल आर टॉकिंग अबाउट न्यू टैक्सेस, फिस्कल डेफिसिट एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। सो ये न्यूज़ चैनल पे मतलब बात चल रही है। एवरीवन इज अनश्योर हाउ द मार्केट विल रिएक्ट। वो बोल रहे हैं कि जब बजट का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वी आर नॉट श्योर। कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, वी आर नॉट श्योर एज ऑफ नाउ। रवि इज वरीड दैट द मार्केट मे मूव वेरी शार्पली, पैनिक सेलिंग मे हैपन। नाउ आप समझना, अगर इस जगह पे मेरे को बोलता कि रवि की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर्स में प्राइस जो इंडेक्स है वो गिर जाएगा, तो मैं आपको क्या बोलता? इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दो। बट यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि कोई भी आइडिया ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि वी आर अनश्योर कि प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा। बट हमको ये ज़रूर पता है कि मार्केट बड़ा शार्पली मूव करेगा, मार्केट बहुत तेज़ मूव करेगा। इसलिए इस सिचुएशन में हम इंडेक्स फ्यूचर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी डोंट नो द मार्केट विल फॉल और विल गो अप। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में विक्स फ्यूचर्स और वोलेटिलिटी इंडेक्स फ्यूचर्स को यूज़ कर जाता है। हम सबसे पहले समझते हैं वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कोई भी प्राइस रैपिडली मूव करती है तो वी से दैट द प्राइस इज़ वॉलेटाइल। मतलब कि अगर शेयर मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होगा तो मैं बोलूँगा मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है, और एक मार्केट में एक स्टेबिलिटी है फॉर एग्जांपल, तो मैं बोलूँगा मार्केट इज़ लेस वॉलेटाइल। सो विक्स इंडेक्स जो होता है, विक्स इंडेक्स शोज वेदर द मार्केट इज वॉलेटाइल और नॉट। मतलब कि इसका मतलब विक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है सो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, प्राइसेस काफ़ी शार्पली या तो ऊपर या नीचे मूव कर सकती है। सो जब रवि को ये लग रहा है कि द प्राइस कैन गो अप और कैन गो डाउन, बट मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों साइड में वो मूव तो बहुत अच्छे से करेगा, काफ़ी शार्पली मूव करेगा। तो उसका ये एक्सपेक्टेशन है कि दी विक्स जो है वो इन द फ्यूचर ऊपर बढ़ जाएगा। सो
अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा अंडरलाइंग फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो मैं किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूँगा? मैं एंटर करूँगा लॉन्ग विक्स फ्यूचर्स। वापस इस एग्जाम्पल को आप देखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये समझना है क्यों हम यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स को यूज़ नहीं कर पाए, और वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है और विक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। एक तरह के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिस्कस नहीं करा है, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। इट इज़ नॉट दैट कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो है वो एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा नुआंस्ड है, थोड़ा सा अलग तरह का है। सो उसको मैं एक अलग से वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके लिए पोस्ट करूँगा। So this is what I want to discuss with you all in this session. Thank you so much for watching. See you in the next one.